नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। आज संभवतः ठाकरे परिवार दिल्ली से वापस मुंबई चला जाएगा। 3 दिन के वास्तव्य में उद्धव ठाकरे ने यह बता दिया कि मुंबई हो या दिल्ली, उनके तेवर कमजोर नहीं पड़ते। मुंबई में जिस लिहाज से और जिस ताकत से वो दहाड़ते हैं, या महाराष्ट्र में जिस हिसाब से वो एनडीए गठबंधन को ललकारते हैं, और मुंबई या महाराष्ट्र से वो दिल्ली के तख्त को भी आंखें दिखाते हैं, वही तेवर आज उन्होंने बरकरार रखे। जब प्रेस वालों से बात हो रही थी तो प्रेस वालों ने उनको पूछा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, तब उन्होंने कहा कि अरे बिल्कुल, आप अपने पापा को कहिए कि यो रशिया और यूक्रेन का युद्ध थमा सकते हैं, तो आप बांग्लादेश में भी अपने हिंदुओं को बचा सकते हैं। उनका ये शब्द पापा को कहिए, ये तमाम गोदी मीडिया को एक बहुत बड़ा तमाचा था। और ये जो एक नैरेटिव चलाया गया था कि रशिया का और यूक्रेन का युद्ध रोककर भारतीयों की सहायता की, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही कुछ करिश्मा बांग्लादेश में भी करके दिखाए, आपके पापा तो बहुत बड़े हैं। वो व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी। उसके बाद कई सवालों के जवाब उन्होंने उसी लहजे में दिए, निडर होके। और जो उन्होंने कहा था कि ये चुनाव हमारे लिए आर पार का है, या तो हम रहेंगे या आप, ये तब देवेंद्र फडणवीस को बोला। लेकिन यही शैली उनकी दिल्ली में भी थी। दिल्ली में वो तमाम कांग्रेसी नेताओं से मिले, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से मिले, केजरीवाल जी के घर गए, उनकी माता, उनकी पत्नी को मिले, आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, लगातार पूरा परिवार लोगों से मिलता रहा। पूरे उनके सांसद यहाँ पे रणनीति तैयार करने में लगे हुए थे, दिल्ली में कैसी किससे मिलना है, क्या करना है। अपनी कोर टीम भी साथ में लेके आए थे। खासकर कांग्रेस के साथ जब उनकी बातचीत हुई तो उसमें थोड़ी बहुत सीट शेयरिंग की बात हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी नंबर 1 पोजीशन पे शिवसेना थी, तो शायद उन्हें इस बार थोड़ी ज्यादा सीटें चाहिए होगी। कांग्रेस भी ज्यादा सीटें चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सांसद है। लेकिन लोकसभा में जो दरियादिली शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने दिखाई, ऐसी दरियादिली की अपेक्षा वो विधानसभा में कांग्रेस से कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर सीट शेयरिंग पे कुछ टूटेगा, इसकी जरा भी शायद ये नहीं हो सकती, मतलब चांस नहीं है। क्योंकि उद्धव ठाकरे व्यक्तिगत रूप से ऑफ द रिकॉर्ड भी बोलते हुए लगातार बोल रहे थे, सबसे पहला मोटो ये है कि ये जो सरकार चल रही है भ्रष्ट महाराष्ट्र की, इसको हटाना है। भारतीय जनता पार्टी को उसके औकात पे लाना है। जब आप इस मोटो के साथ चुनाव में लड़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको ज्यादा सीटें मिलेगी, कौन सी सीटें कम होगी। क्योंकि 288 सीटों में मैं मानता हूं 10-15 सीटें तो ऐसी होगी जहां खींचतान होगी, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने भी शास्त्री जी को भेजा है स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बना के, और रमेश चन्नीताला बहुत ही सुलझे हुए तरीके से पूरी चीजों को हैंडल कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जो स्लीपर सेल है कांग्रेस में बैठे हुए उस साइड के नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार, इनको कट टू साइज ही किया है, इसलिए इतने बेहतरीन रिजल्ट आते रहे हैं। लेकिन फिर अब महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे यहां थे, लगातार सब नेताओं से मिल रहे थे, तो वहां महाविकास आघाड़ी, जो इंडिया गठबंधन है महाराष्ट्र में, जिसको महाविकास आघाड़ी कहा जाता है, वहां कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर पूरी स्ट्रेटेजी आने वाले चुनाव की तय कर ली। एक घोषणा पत्र होगा साझा, एक वॉर रूम होगा, एक कंट्रोल रूम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव लड़ने की रणनीति में कितना एका ये लोग लेके आ रहे हैं।
नहीं तो पिछले चुनाव में हर एक की अपना अपना सोच था, अपना अपना कंट्रोल रूम था और अपने अपने हिसाब से अपने अपनी सीटों के लिए काम कर रहे थे, दूसरे सीटों के लिए भी काम कर रहे थे। खासकर शरद पवार तो हर जहां जहां इंडिया मतलब 48 के 48 सीटों पे लगातार ताकत झोंके हुए थे, वही काम उद्धव ठाकरे भी कर रहे थे। इसी के चलते सभी राजनीतिक दलों को इसका फायदा हुआ, तीनों को फायदा हुआ और तीनों ने अपनी टैली बढ़ा ली और बीजेपी सिंगल सीट पे आ गई। अब जब साझा घोषणा पत्र होगा, उस घोषणा पत्र में थोड़ा केयरफुल भी रहना होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे कतई अपना हिंदुत्व का प्लैंक छोड़ने को तैयार नहीं है और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हिंदुत्ववादी पार्टी है। उन पे बार-बार आरोप ये लगाए जाते हैं कि एकनाथ शिंदे ने इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाके हिंदुत्व को डाइल्यूट किया। लेकिन ये जो आरोप अब बीजेपी लगाते हैं, वो भी उनके आरोप सब खोखले हो रहे हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जहां भाजपा ने टीडीपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा और उस घोषणा पत्र में उन्होंने मुस्लिम को 4% रिजर्वेशन, गरीब मुसलमानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और हर मस्जिद के लिए 10,000 रुपए महीने का मेंटेनेंस ये घोषणा पत्र में देकर उसको लागू करवाना शुरू कर दिया। इसके मायने बीजेपी दो जगह दो अलग अलग बातें करती है। जहां मुसलमानों का वोट चाहिए, जहां आंध्र प्रदेश में उनका वजूद नहीं है, तो फिर मुस्लिम रिजर्वेशन भी चलता है। और जैसे आंध्र प्रदेश के बाहर आते हैं, फिर लगातार कहते हैं कि धर्म के नाम पे रिजर्वेशन नहीं दूंगा। फिर मस्जिदों पे कपड़े ढके जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये भाजपा इतने रंग में अलग अलग राज्यों में अपने रंग दिखा रही है, इसलिए जब महाराष्ट्र में हिंदुत्व की बात आती है तो कहीं ना कहीं मार खाती हुई दिखाई देती है। और सबसे बड़ा इस पूरे आरोप में से जो हवा निकालने वाली बात है, वो है अजित पवार। अजित पवार जिनके पास ओरिजिनल राष्ट्रवादी कांग्रेस होने का सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल सिंबल है, वो जब आपके साथ है तो फिर आपका हिंदुत्व अब कहां गया? ये सवाल आम जनता पूछती है। इसलिए अब इनको ये समझने की पड़े है कि हम अलग क्यों हुए। मात्र सत्ता का मक्खन खाने के लिए या 50-50 खोके लेने के लिए लोग ऐसी चर्चा करते तो इसका जवाब नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बोल नहीं सकते, क्योंकि स्वयं अजित पवार इनके साथ है जहां भ्रष्टाचार की बात को पूर्ण विराम लगता है। और इन सभी का फायदा उठाते हुए सिंपैथी के लेवल पे आज भी सिंपैथी पे लगातार वो अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें विजय होगी। लेकिन दो चार फैक्टर है जो देखना जरूरी है। लोकसभा में विधानसभा के सेगमेंट में कैसी हार जीत हुई। हालांकि मैं मानता हूं कि लोकसभा के चुनाव के नतीजे विधानसभा के चुनाव के नतीजों से भिन्न आते हैं। और यदि किसी सेगमेंट में लोकसभा में उदाहरण के तौर पे यदि बारामती में सुनेत्रा पवार जी हार जाती हैं और बारामती लोकसभा में बारामती विधानसभा भी है जहां से अजित पवार विधायक है, वहां पे भी वो हार जाती है, इसके मायने ये नहीं कि अजित पवार कल यदि बारामती से चुनाव लड़े तो हार जाएंगे, वो जीत जाएंगे। ऐसे जो टिकलिश इशू है, जो जो डाटा इकट्ठा करके जो पीके जैसे जो सेफोलॉजिस्ट है वो उस डाटा पे खेलते हैं कि लोकसभा में भले ही हम सिंगल डिजिट पे आ गए, लेकिन जितनी विधानसभा हमारे पास है उसके हिसाब से हम 130 140 जा सकते हैं। ऐसा ही कैलकुलेशन इन्होंने बंगाल में भी किया था जब इनके पास 18 लोकसभा थी। लेकिन महाराष्ट्र में इस बार होगा नहीं। महाराष्ट्र में जिस तरह से महाविकास आघाड़ी ताकत के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ के काम कर रही है, साझा घोषणा पत्र और साझा कंट्रोल रूम, वॉर रूम, ये इस बात को रेखांकित करता है। दूसरी ओर बीजेपी, एकनाथ शिंदे की सेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी, इनमें अभी भी समन्वय हो नहीं पा रहा है। तीनों पार्टियों के नेता अलग अलग रूप से अमित शाह जी के दरबार में हाजिरी लगा के कान में फुसफुसा के हमें क्या चाहिए इसकी बात करते हैं। ये तो आखिर में अमित शाह तय करेंगे कि किसको क्या देना है। तब तक एकनाथ शिंदे के सारे विधायक और अजित पवार के सारे विधायक
अनसर्टेनिटी के माहौल में, अविश्वास के माहौल में बने हुए हैं। यही कारण है कि जितनी जितना कॉन्फिडेंस, जितना विश्वास इंडिया गठबंधन के विधायकों के चेहरे पे झलक रहा है या कार्यकर्ताओं पे झलक रहा है, उतना ही अविश्वास दूसरे एनडीए गठबंधन के जितने भी विधायक है और कार्यकर्ता है, उनके चेहरे पे घुस रहा है। खासकर बीजेपी को अपने अस्तित्व को लेके बहुत ज्यादा शंकाएं हैं। और फिर केंद्रीय बजट में भी कुछ महाराष्ट्र को ज्यादा मिला नहीं। सारे होप जो है वो लाडली बहना के नाम से जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है उस पे है, लेकिन वो पैसा ट्रांसफर बहुत मामूली है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। यानी जितनी महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, किसान आत्महत्या करने लगे हैं, ऐसी स्थिति में 1000 1500 किसी काम के नहीं। जनता के बीच में घूमते हैं तो ये जनता कहती कि हमें पता है चुनाव के समय की दी हुई रिश्वत है, रिश्वत के भरोसे क्या ये सरकार टिक जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा यकीनन उद्धव ठाकरे के सेना के सब कार्यकर्ताओं में एक बूस्टर डोज साबित हो रहा है। उद्धव ने अपने आप को भी राष्ट्रीय स्तर पे स्थापित करने का जो प्रयास किया वो कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई देता है। खासकर जब वो पत्रकारों से बोलते हैं, उनकी हिंदी भी ठीक ठाक है और हिंदी में भी उतनी ही ताकत के साथ, आक्रामकता के साथ वो बोल रहे थे। उनकी आक्रामकता ये दिखाती है कि अब वो दिल्ली में राज करने के लिए आएंगे, ना कि पूछ हिलाते हुए कुछ मांगने के लिए। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।